तो छोड़ी कहाँ थी बात उस दिन, ये मनसबदारी प्रशासन ही हुआ था अभी, और प्रशासन भू राजस्व बाकी है, सिक्के बाकी हैं। और फिर अपने देखो, एक चीज़ कह दूं, साहित्य नहीं कराने वाला मैं, वो एक लिस्ट है, वो आपको रटनी है। मैं बोल दूंगा अब्दुल लाहौरी ने क्या लिखा, खोंदा मीर ने क्या लिखा, काजीवनी ने क्या लिखा, हाँ कुछ बातें मैं बताऊंगा जो आपको याद करनी है। जैसे पातशाहनामा 3 लोगों ने लिखा है, मोहम्मद काजिम, एक अजवीनी, मोहम्मद वारिस। तो ये तो लाहौरी, वारिस और कजीवनी 3 लोगों ने लिखा है। तो इस तरह से थोड़ी दिक्कत होती है। और एक बहुत बड़ी किताब है अब्बास खान सरवानी की तारीख शेर शाही, बहुत ही बड़ी किताब। और शाहजहांनामा भी 2 लोगों ने लिखा है। तो इस तरह से कुछ एक ऐसी विवादित किताबें हैं, बाकी बड़ी कॉमन सी हैं, और पेपर में कोई इतनी वो डीप में जाकर नहीं आती। बस मैं एक ही बात कहता हूँ, इस मामले में आर्य वाली किताब में बढ़िया नहीं दिया हो। जहाँ वो किताबों की लिस्ट देता है वो तो ठीक है, जहाँ वो व्याख्या करता है ना, वो वहाँ से मत पढ़ना। वो किरण में बहुत बढ़िया दिया हुआ है। किरण में मुगल काल का कल्चर जितना भी है ना, ये मनसबदारी, प्रशासन, इसमें से प्रश्न बाहर नहीं जाता। उतने से ही पढ़ लेना, बाहर नहीं जाएगा। पिछली बार भी प्रश्न आया, एक ही आया कि जहांगीर के काल में किस चित्रकार को नादिर उल जमा की उपाधि थी। बस ये प्रश्न आया, पूरे कल्चर में से एक प्रश्न उठाया उसने, ना कला से कुछ नहीं। अब पिछली बार साहित्य से आ गया और चित्रकला से आ गया, इस बार स्थापत्य से आएगा। तो वो देखो, जब भी पेपर बनेगा तो पिछला पेपर तो उसमें रहेगा ही रहेगा, तो उसके सामने होता है। अब कुछ सिक्कों के नाम लिख रहा हूँ पहले, भू राजस्व व्यवस्था बाद में, जहाँ से पेपर में सिक्कों पर प्रश्न इतना आने की चांस नहीं, पर फिर भी एक बेसिक सा कंसेप्ट क्लियर हो, रटना आपको है पर फिर भी थोड़ा याद हो जाएगा। देखो, बाबर ने जो सिक्का चलाया 2 तरह का, एक का नाम तो था शाहरुख और एक है बाबरी। लेकिन बात ये, अब इसमें थोड़ी सी समझने की बात, कि शाहरुख सिक्के का नाम क्यों पड़ा, जो उसने कहाँ चलाया था, काबुल में। क्यों? देखिए, वो किसका वंशज था, तैमूर का। तैमूर के बेटे का नाम था शाहरुख, इसलिए वो किसके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहा था, शाहरुख के प्रति, और वो अपने आप को उसी का प्रतिनिधि भी मानता था। तो शाहरुख और बाबरी। लेकिन अब बात ये, हुमायूं का नाम सीधा ही बाहर कर दो, उस बेचारे को तो समय नहीं मिला। और अब जहाँ से प्रश्न बनता है, अकबर, एक मुहर, एक इलाही, एक शंशब, ये 3 एक तरफ, लेकिन ये जो तीनों ही किससे बने हुए हैं, पहला ना सोने से। अब ये पेपर में मैं फिर कह दूं, बहुत ही संभावनाएं नगण्य इनके आने की, पर फिर भी एक मोटी सी रीडिंग होनी चाहिए। अकबर के काल का मुहर, इलाही, शंशब। वजन में सबसे ज्यादा शंशब, प्रचलित जो सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है मुहर। मुहर 9 रुपए के बराबर, इलाही 10 रुपए के बराबर, शंशब 101 तोला। और जो बने हुए तीनों ही किसके हैं, सोने के हैं। मैं याद रखना, दोबारा बात दोहरा दूं, बाबर ने, बाबरी और शाहरुख, अकबर से शुरू होता है पूरा संगठन। और याद रहे, अकबर ने सोने पे बहुत काम किया, मुहर, इलाही, शंशब, और ये तीनों सोने के, एक चांदी का जिसका नाम था जलाली। ये भी याद रहे, वर्गाकार, चौकोर, अगर वो और ही ज्यादा कचरा उठा ले, आकृति कैसी थी, तो जलाली सिक्का चांदी का है और वो है वर्गाकार और चौकोर। अब अगली बात, अब देखिए, तांबे का दाम, एक भेद याद रखना, मुहर, इलाही, शंशब सोना, चांदी जलाली, दाम तांबा। लेकिन अब फर्क आ जाए, शेरशाह ने भी तो दाम चलाया, शेरशाह ने रुपया भी चलाया, शेरशाह ने पैसा भी चलाया, इसको अपने देखते रहे हैं, पैसा 2 पैसे। लेकिन बात ये, शेरशाह के रुपए और दाम का अनुपात 1:64। अकबर के इसका था दाम का और इसका रुपए का। रुपया अकबर के काल में भी चलता था, लेकिन 40 दाम मिलते थे तो क्या बनता था, 1 रुपया। लेकिन शेरशाह के काल में कितने दाम मिलते थे, तो 64 दामों की कीमत 1 रुपया। अब ये तो हो गई ये बात। अब उसने, जिसको आज आप ठन्निया चवन्निया कहते हो, अष्ठा, अर्धा, बहुत से सिक्के, चरण, बहुत से सिक्के चलाए, वो नहीं आते पेपर में। लेकिन एक ये फुलुस या पैसा, और यहाँ ये इसलिए लिख रहा हूँ, पेपर में सीधा नहीं आएगा, लेकिन बात ये है,
इसको उदाहरण देता हूं। रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। गिनती में ही आते हैं ना 100 पैसे। आप खुले 100 पैसे लेके चले जाओ, एक एक पैसे के, कुछ चढ़ेगा? दुकान पे कुछ खरीदने तो खरीद लोगे? कुछ नहीं खरीद पाओगे। तो इसलिए फुलुस या पैसे सिर्फ हिसाब किताब में ही काम आते थे, प्रचलन में नहीं थे। इसलिए सिक्के की सबसे छोटी इकाई अकबर के काल में फुलुस या पैसा, जो सिर्फ हिसाब किताब में काम आती है। जैसे मैं अभी कह रहा हूं कि जोड़ दो, लेकिन वो लेन देन में काम नहीं आएगा, तो उस तरह से फुलुस या पैसा। अब 2 प्रश्न बहुत बड़े जो पेपर में आते हैं वो, ये तो एक फॉर्मेलिटी थी, नहीं आएगा। लेकिन अब जो बात, अकबर ने 1600 ईस्वी में एक दुर्ग जीता था, अगर आपको याद हो, असीरगढ़। मीरन बहादुर अली खां का बेटा। जब अकबर ने इसे जीत लिया तो उसने अपने सिक्कों के ऊपर एक आकृति छुपवाई। ये बहुत बड़ा प्रश्न, बाज की आकृति। किसको? दक्षिण भारत अभियान करके असीरगढ़ को जीतने के बाद उसने सिक्कों के ऊपर बाज की आकृति खुदवाई। और दूसरी बात, दूसरी तरफ होता था बाज वाले सिक्के के टकसाल का नाम। अब 2 प्रश्न एक साथ। शेर शाह वो पहला शासक था जिसने सिक्कों के ऊपर अपना नाम, उसने अरबी और देवनागरी दोनों लिपियों का प्रयोग किया। लेकिन अब दोबारा इस प्रश्न को फिर बोल रहा हूं, सिक्कों के ऊपर देवनागरी लिपि का पहली बार प्रयोग करने वाला मुगल काल में शेरशाह, और दूसरा अकबर खुद। और उसने जो लिखा है देवनागरी लिपि में, राम व सिया, ये बहुत बड़ा प्रश्न। अब इसके साथ एक बात और जोड़ रहा हूं, बहुत पुरानी। अकबर के सिक्कों के ऊपर लिखा हुआ है राम व सिया, और मोहम्मद गोरी के सिक्कों के ऊपर लक्ष्मी की आकृति। ये पीछे चलेगी बात, चलो या मैं जोड़ रहा हूं। यानी कि 2 ऐसे शासक रहे जिन्होंने इस मामले में हिंदुओं के देवताओं का भी चित्रण किया सिक्कों पर। एक तो मोहम्मद गोरी, जिसके सिक्के के ऊपर है लक्ष्मी, और यहाँ है राम और सिया। दोबारा दोहराता हूं, अकबर की मुहर, इलाही, शंशब, जलाली, फुलुस, दाम, ये अकबर के। लेकिन फिर बड़ी बात, 1600 में असीरगढ़ जीतने के बाद टकसाल का नाम और एक तरफ बाज खुदवाया, लेकिन देवनागरी लिपि में उसने राम और सिया भी लिखवाया। ये अकबर के काल के सिक्के हैं ना, है तो ये बाद में। और ये जो उसने करवाया, अपने शासन के 50 साल पूरे होने की खुशी में उसने राम और सिया नए सिक्के जब बनवाए तो देवनागरी लिपि में भी प्रचलन किया। अब बात ये, अकबर मरा, गद्दी मिली जहांगीर को। जहांगीर के सिक्के पहचाने आसान है। जहांगीर को लत किस चीज की थी? तो शराब का प्याला लिए हुए सिक्कों के ऊपर अगर कोई है तो वो जहांगीर है, ये याद रखना है। एक उसका सिक्का था निसार नाम का सिक्का। 2 चीजें याद रखनी, चीजें तो और भी हैं पर ये 2 याद रह जाएं बहुत है। निसार और शराब का प्याला लिए हुए सिक्कों के ऊपर खड़ा है। और एक छोटी सी लाइन बोल रहा हूं, वो याद रखना। सिक्कों के ऊपर राशियां होती है ना अपनी, 12 राशियों का अंकन जहांगीर ने करवाया। 3 चीजें, एक तो है शराब का प्याला, और दूसरा है निसार नाम का सिक्का, और एक और, ये भी वो पहला शासक है जिसने सिक्कों पर महिला, नूरजहां का भी है उस पर चित्र मिलता है उसके साथ साथ। तो ये थोड़ा पहला सिक्का है जिस पर महिला का भी साथ चित्र है। जहांगीर ने, अब नूरजहां आएगा तो फिर जहांगीर तो उत्तर साफ ही पड़ा है। तो नूरजहां का चित्र भी सिक्कों पर किसके काल में मिलता है? जहांगीर। और निसार नाम का सिक्का नया चलाया। 12 राशियों का अंकन भी जहांगीर ने करवाया। इतनी बात। और एक पेपर में आने वाला प्रश्न बहुत बार आया है, ये किसने चलाया? आना, शाहजहां। बस ये सिक्के सीधे रट लेना, यही पढ़ोगे यही मिलेगा। लिस्ट बनी हुई है हर गाइड में। किरण में तो सीधा डब्बा बना के दी हुई है, और आर्या में तो अलग थोड़ा सीधा थ्योरी में लिखा हुआ है, पर बात वही रिपीट की हुई है, कुछ उसमें फर्क नहीं है। हमें पहचान क्या करनी है? आपको अगर पेपर में आता है निम्नलिखित में से एक सिक्का अकबर के द्वारा प्रचलन में नहीं लाया गया, या लाया गया, या जहांगीर, यही पूछेगा वो, तो याद रहे मुहर इलाही शंशब सोना, 9 रुपए, 10 रुपए, 101 तोला, ये 2 याद रखने। और दूसरी बात ये, जलाली चांदी का, दाम तांबे का, ये याद रखना।
जहांगीर के काल में निसार नाम का सिक्का, नूरजहां का चित्र, शराब का प्याला लिए हुए चित्र, और उसके अलावा नूरजहां के अलावा 12 राशियों का अंकन शाहजहां ने चलाया आना। अब बात ये, औरंगजेब के काल में सिक्कों की ढुलाई सबसे ज्यादा हुई, नए सिक्के नहीं, सिक्के वही हैं, छापे सबसे ज्यादा गए। और देखो जब नोट सबसे ज्यादा छापे जाते हैं तो क्या हालत होती है, क्या मुद्रा की कीमत गिर रही होती है कि बढ़ रही होती है? गिर रही होती है। कई बार जब हम छोटे थे तो छोटे क्या, जब बड़े भी हो गए थे तो पता नहीं था, ये सोचते थे कि जब सरकार सिक्के नोट छाप सकती है फिर गरीब क्यों है, क्यों नहीं खूब सारे नोट छाप लेती। लेकिन बात यह है, क्या नोट छापना अपने अधिकार में है? नहीं है। हालांकि 1935 के अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया, लेकिन हमारे देश की सारी मुद्रा व्यवस्था को नियंत्रित तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है, पर हम मुद्रा छापने के मामले में अपनी मर्जी नहीं कर सकते। विश्व बैंक में, जिसको अब आप एक शब्द कहो स्वर्ण मान का मतलब सोने की वैल्यू, वो वहां तय देनी पड़ती है, उतनी ही कीमत के आप नोट छाप सकते हो, और फिर आप उसी में निर्धारित करते हो 1 रुपया, 2 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, जो भी करेंसी है। तो ये भी याद रखना, जिस देश में कागजी मुद्रा सबसे ज्यादा होगी उस देश की हालत खराब होगी। सिक्के क्या बयान करते हैं? आपकी आर्थिक स्थिति की समृद्धता। और आप खुद पढ़ते हो इतिहास में, जो सोने के रहे वो सबसे ज्यादा समृद्ध रहे, जो चांदी के रहे वो ठीक ठाक रहे, और जहाँ लोहे और तांबे के रहे वो आर्थिक हालात उनके कैसे रहे? खराब रहे। तो इसलिए हमारे देश में जो सिक्का चलता है वो आज है तो लोहे का, और वो लोहे का है। कभी देश में सिक्के चलते थे सोने के, और सिक्कों के बाद धीरे धीरे प्रचलन में आ गई कागजी मुद्रा, और कागजी मुद्रा का इतना प्रचलन है आज कि आपके सामने लूट बढ़ रही है, हर चीज बढ़ रही है, लेकिन सुविधाएं भी अब कागजी मुद्रा के साथ ही जुड़ गई हैं। अब आप मान लो, थोड़े दिन पहले अखबार में भी आया था, एक आदमी ने इतने सिक्के इकट्ठे कर रखे कि उसको कोई लेने को तैयार नहीं है, इतनी समस्या खड़ी हो गई है, ना तो कोई बैंक लेने, बोरियां भर रखी हैं उसने। तो अब वो सिक्कों का प्रचलन ही कम रह गया, 1 रुपये 2 रुपये तो सिर्फ वो नाम मात्र के रह गए। किसी से वापस लेने हो तो नहीं देता, किसी को देने हो तो कहता चल अगली बार दे देना। अगली बार वाला सौदा तो खैर कम ही होता है। पर अब ये बात तो सिक्कों की थी, लेकिन अब हम जिस बात पे बात कर रहे हैं फिर वही बात है, इस टॉपिक पर जब तक ये खत्म नहीं होता, आपका काम ज्यादा है इसमें। पहले इसमें बात कर रहा हूँ, स्थापत्य कला बस बोला हुआ आपको याद हो जाएगा और कुछ नहीं। और यहाँ भी पहला व्यक्ति रीड का पेपर आ रहा है, इसलिए थोड़ा आज इसको पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये मामला पूरा हो जाए और आपको काम आ जाए। बाबर ने जो बनाया उसमें थोड़ा सा काम हुआ बाबर के काल में। एक तो ये पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, एक बात तो ये, लेकिन जो पेपर में आता है वो ये, आगरा में बनाया आराम बाग, जिसको कहते हैं नूर अफगान। ये पेपर के लिए बहुत प्रसिद्ध प्रश्न, लेकिन पूछा कैसे जाएगा वो बात मैंने अभी नहीं लिखी। बाबर के काल में गणितीय नियमों के आधार पर, ज्यामितीय आधार पर बना हुआ पहला निर्माण, वो बाग भी नहीं कहेगा तो निर्माण वो है आगरा का आराम बाग, जिसको कहते हैं नूर अफगान। लेकिन बात ये, बाबर को मरने के बाद यहाँ दफनाया गया था, लेकिन बाद में इसकी डेड बॉडी को यहाँ से निकाला गया, उसकी मनचाही जगह पर उसे दफनाया गया, जो जगह थी कहाँ पर? काबुल में। और काबुल में जो उसने बाग बनाया था उस बाग का नाम है बाग ए बाबर, और बाबर का मतलब होता है शेर, सिंह, टाइगर। अब दोबारा दोहरा दूं, अभी तो मैं वो बात नहीं लिखी जो विवाद का भी विषय है आज, बाबरी मस्जिद पर, अभी तो केवल इतनी बात। पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, आगरा का आराम बाग, नूर अफगान ज्यामितीय डिजाइन पर। अब है काबुल में बाग ए बाबर। लेकिन अब पूछा जाए बाबर का मकबरा, बाबर की दफनाया हुआ बाबर को कहाँ है? काबुल में। पहले कहाँ दफनाया गया? यहाँ पर। फिर उसने चाहा था कि मैं जब मरूं तो मुझे काबुल में दफनाया जाए, तो वो जगह है काबुल में अब, जिसका नाम है बाग ए बाबर, ये याद रखना। अब तो उजाड़ हो गई वो जगह, कभी बहुत बसा के आया था, जब वो काबुल में बहुत साल रहा था, आप सब जानते हो 1504 में वो काबुल आ गया था, और जब तक फिर हिंदुस्तान पर नहीं आया तब तक उसने बसेरा कहाँ किया था? काबुल में। हिंदुस्तान जीतने के बाद भी काबुल उसके अधिकार में था। और एक बात और आपको प्रश्न दे दूं, बाबर ने काबुल को जीता था और उसके बाद काबुल हमेशा के लिए मुगल राजाओं का सिरदर्द बना रहा,
और जहांगीर के काल में वो हाथ से ऐसा निकला कि बाद में वो हाथ नहीं आया। तो अब बात ये, अब बाबर तो गया, और एक बड़ा विवादित प्रश्न ये बाबरी मस्जिद, और बाबरी मस्जिद को बनाने वाला था मीर बकी, ये याद रखना, बहुत बड़ा प्रश्न। तो ये याद रखना, एक उसने ये भी बनाई थी संभल की जामा मस्जिद। अब ये सिवाय रट्टे की और कुछ है नहीं, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था ये आपको रटना है। कुछ नई चीजें मैं बताऊंगा, वो काम बांध लेना पल्ले, बाकी तो आपको लिखा मिल जाएगा। पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद, ये टूट फूट गए, निर्माण नहीं बचा अभी। लेकिन संभल की जामा मस्जिद को बनाने वाला था हिंदू बेग, ये याद रखना। हाँ, विवाद ही बचे हैं बस, और कुछ नहीं। तो ये याद रहे, बाबर की मस्जिद बाबरी मस्जिद, मीर बकी, संभल की जामा मस्जिद हिंदू बेग, पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, आगरा का आराम बाग नूर अफगान, और एक काबुल में बनाया बाग ए बाबर जहां उसको दफनाया गया, और बाबर का मतलब है शेर। अब हुमायूं ये काम ठीक कर गया, कामयाब नहीं रहा, इसलिए हमें पढ़ना कम पड़ेगा। और जो उसने बनाया वो भी शेर शाह ने तोड़ दिया, इसलिए कुछ बचा नहीं। लेकिन इतना नाम जो हमने तब भी जिक्र कर लिया था, दीन पनाह। दीन पनाह का मतलब होता है धर्म की शरण स्थली, दीन की पनाह। सही उत्तर है 1533 से 1535, आपकी गाइडों में लिखा है 34 से 35, ये उत्तर है 33 से 35। दीन पनाह ये उसने बनाया, अनाप शनाप पैसा बेवजह खर्च किया गया, निर्माण इतना घटिया है जो ये साबित करता है कि हुमायूं ने इसकी देख रेख नहीं करी, और जैसे ही वो मरा कुछ वो ढह गया, कुछ शेर शाह ने ढहा दिया। शेर शाह ने जब उसे निकाल दिया था 1540 में, तो उसको निर्माण को तोड़कर, यही बात जोड़ रहा हूँ, हुमायूं ने एक किला बनवाया दीन पनाह, जिसकी सीढ़ियों से गिरकर वो मर गया था। इस किले को तोड़ फोड़ने वाला व्यक्ति था शेर शाह, और उसने जो बनाया दिल्ली में, जिसका नाम शेरगढ़ी, दिल्ली शेर शाही, एक ही चीज के नाम है, और एक नाम आज उसका नाम है पुराना किला। पहले तो ये दोबारा दोहरा दूं, दीन पनाह के अवशेषों के ऊपर थोड़ा बहुत टूट फूट अभी भी खड़ी है। शेर शाह ने एक मस्जिद, एक किला बनवाया शेरगढ़ी, दिल्ली शेर शाही भी उसे कहते हैं, पुराना किला भी उसे कहते हैं। पर बात ये, इस किले के अंदर एक मस्जिद बनाई थी उसने, जो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, किला ए कुहना, जो कहाँ है, दिल्ली शेर शाही में। जैसे आप कहते हो दिल्ली का लाल किला, तो लाल किला नहीं बनाया उसने, उसने तो पूरा एक फोर्ट बनाया था जहां वो रहता था, जिसको कहते हैं शाहजहानाबाद, उसके अंदर है लाल किला एक। तो इसलिए मेन तो क्या थी बनावट, दिल्ली शेर शाही, उसके अंदर बनी हुई है किला एक कोहना। पर अगर पेपर में शेर शाह से प्रश्न आया तो ये नहीं, अब याद रखने वाला प्रश्न, शेर शाह, अब आप उत्तर दोगे, हमने परसों चौथी पढ़ा, मूलतः कहाँ का शासक था, बिहार का। बहार खान लोहानी के यहाँ सेवा करी, उसके बेटे जलाल खान टीचर भी रहा उसका, बंगाल तक अधिकार किया। बिहार में जो जागीर उसके बाप के पास कभी थी, मैंने उसका एक नाम लिखा था, सासाराम, टांडा, और एक नाम मैंने इसमें और लिखा था ख्वासपुर, ये सारी आसपास, ये जगह याद रखना। सहस्राम भी कहते हैं, सासाराम भी कहते हैं, बिहार में है। और बिहार में उसने अपना खुद का मकबरा बनवाया, एक झील के अंदर कुर्सी जैसी डिजाइन के ऊपर एक बना हुआ है मकबरा, जिसको अलेक्जेंडर कनिंघम ने ताजमहल से भी सुंदर कहा। ये आता है पेपर में, पूछा क्या जाता है, दोबारा बोल रहा हूँ पूरी बात। शेर शाह ने सहस्राम, सासाराम में अपना ही मकबरा बनवाया, जिसको कनिंघम ने ताजमहल से भी सुंदर कहा है, जिसकी डिजाइन एक कुर्सी की भांति है, और ये बहुत ही सुंदर निर्माण है। ये मुगल कला का बहुत बड़ा पूर्वगामी है, ये जो बहुत ही शानदार निर्माण है, शेर शाह का मकबरा। पेपर में ये आता है शेर शाह का मकबरा कहाँ है, सहस्राम। नाम पूछा जाए तो बिहार। और कुर्सी जैसी आकृति पर डिजाइन पर बना है, चारों ओर पानी है। कुर्सी क्यों, आप कुर्सी पे जैसे लाते रख के बैठते हैं, तो एक निर्माण है जैसे यूं,
और यहाँ से वो सीढ़ियाँ उतर रही हैं और इसके बीच में ये निर्माण है और चारों ओर पानी है यहाँ। तो ये कुर्सी जैसा निर्माण दिखता है यूं सीढ़ियों से उतरता हुआ। तो ये शेर शाह का मकबरा, कनिंघम ने इसे ताजमहल से भी सुंदर कहा। अब है बात, अब यहाँ से प्रश्न ही प्रश्न है। इतना याद हो जाए जितना बता रहा हूँ, पेपर में बोली हुई बात जरूर आ जाएगी, कहीं और ज्यादा गहराइयों में पढ़ने की जरूरत नहीं, हम हर चीज को छुएंगे इसमें। अब हुमायूं मरा, गद्दी पर बैठा, बस यहीं से बात शुरू हो गई। हर चीज यहाँ से निर्माण इतना है, और ये रीट के पेपर में यहाँ से एक प्रश्न भी आएगा, क्योंकि कंसेप्ट है पूरा उसमें। लेकिन इसको समझने के लिए गाइड में तो लिखा है, किताबों में भी लिखा है, हम क्या करते हैं, सीधा रट्टा मारते हैं। थोड़ा गौर कीजिए, अकबर की राजधानी कहाँ कहाँ रही? पहली राजधानी, दूसरी उसने खुद बनाई। अब आपको एक बात और जाननी है, हिस्ट्री वालों के लिए, जीके में पढ़ने की जरूरत नहीं होती। फिर लाहौर बनी 1585 में, 3 राजधानियां रही। तो अब एक उत्तर तो मिला, अकबर ने जो बनाया होगा वो कहाँ कहाँ होगा? आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर। दिल्ली में कुछ होगा? नहीं होगा। लेकिन एक चीज है, वो बड़ा विवादित मामला है। इससे पहले कि हम ये पढ़ें कि अकबर ने क्या बनवाया, अकबर ने अपने पिता का मकबरा बनवाया, हुमायूं का मकबरा, मुगल काल का पहला मकबरा। देखो गड़बड़ हो गई। अभी हमने किसका मकबरा पढ़ा जस्ट इससे पहले? वो तो अफगान था। बाबर का मकबरा हिंदुस्तान में नहीं है, काबुल में है। तो मुगल शैली में भारत में बना हुआ मुगलों के किसी राजा का पहला मकबरा, वो किसका है? हुमायूं का मकबरा। और मकबरों में तो लोधी काल में ही मकबरे तो बनने लगे, अष्टभुजी मकबरे हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सुल्तानगढ़ी पहला अष्टभुजी मकबरा। लेकिन अष्टभुजी मकबरों का निर्माण की परंपरा कहां से शुरू हुई? लोधियों के काल से। लेकिन मुगल शासकों में पहला मकबरा जो हिंदुस्तान में बना है, हुमायूं का मकबरा। और बना किसके काल में? लेकिन अकबर का बनाने में कोई भी रोल नहीं था। ये है प्रश्न। अभी मैंने कहा ये 3 जगह अकबर ने बनवाई। दिल्ली में अकबर का कोई भी निर्माण नहीं हो सकता इस हिसाब से, लेकिन है। और फिर मजे की बात, उसमें अकबर का कोई रोल नहीं है। इसीलिए ये पढ़ना है। अकबर के काल में उसके पिता का मकबरा बना, और उस मकबरे को बनवाने वाली हुमायूं की विधवा, जिसका नाम था बेगा बेगम या हाजी बेगम, ये याद रखना। और उसमें शासक कौन था, बस बात इतनी, अकबर, ये याद रखना। और अब बहुत बड़े प्रश्न, मैं कहता हूं अगर पेपर बनाने वाला इसको नहीं छुए तो फिर मुगल काल की कला को ताजमहल से पूछने का कोई मतलब ही नहीं। ताजमहल से प्रश्न नहीं आएगा, इस पे बहुत प्रश्न है। और ये समझ लो आपने मुगल काल की कला समझ ली। देखो अकबर के काल का पहला निर्माण पूछा जाए तो, जिसको बनाने में अकबर का कोई रोल, और बनाने वाली हुमायूं की विधवा बेगा बेगम या हाजी बेगम। और अब ये जिसकी शैली पर बना है, ईरानी शैली। ये बात ध्यान रखना। क्यों ईरानी शैली? जब हम पढ़ते हैं कला को तो हम उत्तर क्या पढ़ते हैं कि मुगल काल में जो शैली, या दिल्ली सल्तनत में जो शैली भारत आई थी, वो हिंदू भी थी, ईरानी भी थी। तो मिलकर क्या बनी? इंडो इस्लामिक, इंडो पर्शियन, इंडो फारसी। लेकिन सवाल ये, इसको बनाने वाला व्यक्ति ईरान का था, इसलिए उसके पास और कोई पहले क्या है, कहते हैं ना, कोई डिजाइन था नहीं जिसको देखकर वो कुछ काम करता। उसने अपनी तरफ से एक डिजाइन बनाया। उसके सामने पहले कोई जिसको आदर्श कह सके कि उसके सामने कोई बिल्डिंग रही हो। जैसे हम कहते हैं ना, हुमायूं का मकबरा ताजमहल का पूर्वगामी। ये बात हमने पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी तो हम पढ़ते हैं। तो ताजमहल बनाने वालों के सामने एक डिजाइन पहले था, जिसको उन्होंने थोड़ा सुधार दिया। यहाँ तो कोई डिजाइन था नहीं, और बनाने वाला बंदा कहाँ का था, तो इसलिए इसकी शैली किस पर आधारित होनी चाहिए? ईरान पर। बनाने वाले व्यक्ति का नाम था मिर्जा गियास, जो ईरान का था। एक तो ये याद रखना, हुमायूं का मकबरा अकबर के काल की पहली वो इमारत जिसको बनाने में अकबर का कोई भी रोल नहीं है। उसकी विधवा हाजी बेगम, बेगा बेगम ने बनाया है। ईरानी व्यक्ति ने बनाया है, मिर्जा गियास, इसलिए इसका डिजाइन भी ईरानी शैली पर है। पहला वो मकबरा है जो दोहरी गुंबद का है। ध्यान रहे, दोहरी गुंबद से मेरा मतलब ये नहीं है 2 गुंबद। मैंने अपनी जीके की क्लास में बताया, गुंबद के ऊपर गुंबद,
ये ध्यान रखना, दोहरी परत। जो कभी मैं अब कैसे डिफाइन करूं, कुछ मंदिर होते हैं जो मान लो जड़ से गुंबद उठा, थोड़ी दूर तो यूं गया, फिर उसके ऊपर यूं थोड़ा सा फैला और उसके ऊपर एक और गुंबद जो अलग करता है, तो ऐसे लगता है गुंबद गुंबद के अंदर ढका हुआ है। पेन के ऊपर जैसे कैप चढ़ाते हैं, क्यों, गुंबद के ऊपर गुंबद, तो दोहरी गुंबद। दोहरी गुंबद का पहला मकबरा जो है हुमायूं का मकबरा है। एक प्रश्न ये भी है इससे। अब एक प्रश्न और, हुमायूं का मकबरा कुछ ऐसे बना। जीके की क्लास में तो मैंने खूब इस पे बात करी हुई है। ये यहां बना, ये क्या है, 4 बाग, बाग लगे, बीच में मकबरा है, तो इसको आप नाम क्या दोगे, 4 बाग। मुगल काल का 4 बाग पद्धति का पहला मकबरा हुमायूं का मकबरा। लेकिन लाइन पूरी नहीं हुई। लाइन ये, यद्यपि बागों में मकबरे बनाने की कला का शुरुआत पहले हो चुकी थी, लेकिन मुगल काल में नहीं। दिल्ली सल्तनत में पहला बाग युक्त मकबरा तो सिकंदर लोदी का है, बाग युक्त, 4 नहीं कह रहा। मुगल काल में पहला 4 बाग पद्धति पर बना हुआ मकबरा हुमायूं का मकबरा है। यद्यपि भारत में बागों में मकबरे बनाने की प्रथा दिल्ली सल्तनत में शुरू हो चुकी थी और वो पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का है, लेकिन 4 बाग वो नहीं है, वो सिर्फ बाग में है। इसका मतलब क्या है कि बाग में मकबरे बनाने का ज्ञान भारत के लोगों को इससे पहले भी था, लेकिन 4 बाग का पहला। इस पे इतना जोर दे रहा हूं, यहीं से ही प्रश्न बनने हैं, और कुछ मोटी मोटी बातें हैं फिर तो। एक तो ये हो गई, दोबारा दोहरा दूं, अकबर के जीवन का पहला निर्माण, बेगा बेगम, मीर मिर्जा गया, ईरान का था, 4 बाग पद्धति का पहला मकबरा और दोहरी गुंबद का भी पहला मकबरा। अब बात ये, इसमें 100 से ज्यादा कब्रें, छोटी मोटी 100 से ज्यादा कब्रें मिलती हैं इस मकबरे में। यूं मकबरे का मतलब ये नहीं है छोटा सा, एक बहुत बड़ी इमारत है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें बहुत सी मकबरे हैं। लेकिन मुगल बादशाहों के खानदान के 9 लोग भी दफन किए गए, 9 राजकुमार, जिसमें राजा, दाराशिको, बड़ा नाम, रफी दर्जात, रफी उद्दौला, बड़े नाम हैं, 9 लोग इसमें दफनाए गए। इसलिए हुमायूं के मकबरे को मुगल काल का कब्रिस्तान भी कहते हैं, ये भी याद रखना। तो एक और जोड़नी है बात, 4 बाग पद्धति, मुगल काल का कब्रिस्तान, 9 लोग दफनाए गए, और ये लाल पत्थर से बना हुआ, संगमरमर नहीं है इसमें, लाल पत्थर से ये बना हुआ है। और एक अंतिम बात वो ये, ताजमहल का पूर्वगामी, ये याद रखें। ये केवल वो निर्माण जिसको बनाने में अकबर का कोई रोल नहीं है। और आपको एक प्रश्न जो हमने आगे पढ़ना है, 1857 की क्रांति, बहादुर शाह जफर कहाँ सरेंडर किया था उसने हडसन को? हुमायूं के मकबरे में, 20 सितंबर 1857। जाते हुए मुझे याद कराना, वो मैंने आपको सुनाई है एक दिन क्लास में शायद, एक नज्म है जिसको आप पढ़ते हो कि बहादुर शाह कहाँ मरा, रंगून में, और उसकी लिखा हुआ है कब्र पे, कितना दीन है जफर कि जिसको दफन करने के लिए 2 गज जमीन भी अपनी मातृभूमि में नसीब नहीं हुई। वो पूरी नज्म है मेरे पास, वो मैं जाते हुए आपको पढ़ के सुनाऊंगा, बहुत ही हृदय विदारक। यानी कि उसको पढ़कर एक बात सामने आती है कि वो कितना करीब से हिंदुस्तान को अपना वतन मानता था। एक विदेशी मुगल होने के नाते वो जो अब कह रहा है, इससे बड़ा वतन की परिभाषा शायद हम ना दे पाए। तो बात ये अकबर का वो निर्माण पूरा हुआ जिसमें अकबर का रोल नहीं है। अब अकबर का निर्माण हम वही पढ़ेंगे जो मैंने यहाँ लिखा था, लेकिन इससे पहले एक बात और याद आ गई। शेर शाह ने जीटी रोड बनाई थी, हम पढ़ते हैं, सड़कें उसने 4 बनाई, जिसमें आगरा से बुरहानपुर, आगरा से चित्तौड़, लाहौर से मुल्तान, और एक जिसका ग्रांड ट्रंक रोड, और सड़क ए आजम जो उसके काल में नाम था सड़क ए आजम। और याद रहे इसका अस्तित्व मौर्य काल में भी था। अर्थशास्त्र में लिखा है हेमवंत पथ, मार्ग नंबर 1 और आज का नेशनल हाईवे 2। शेर शाह की सड़क ए आजम जो वो क्या कहता है, ताम्रलिप्ति से शुरू होकर जाता है सिंध के मुहाने तक, 1 नंबर मार्ग हेमवंत पथ। तो ये वही तो है, ताम्रलिप्ति से मतलब बंगाल के सोनार गांव से शुरू होकर सिंध तक जाता है, अटक तक जाता है, और वो है सड़क ए आजम। और मैंने एक दिन एक बात भी कही थी कि उसने सड़कों के किनारे क्या बनवाई हुई है,
कोस मीनारें, और उन कोस मीनारों के पास कुएं भी हैं, पेड़ भी लगे हैं, ताकि राहगीरों को छाया और पानी की व्यवस्था मुहैया करवाई जा सके। अब आ जाइए यहाँ, इसमें आपको कोई निर्माण नहीं पड़ना, ये सिर्फ किला उसने एक और भी बनवाया है। ये अगर पूछो किलों में सबसे बड़ा किला, तो इलाहाबाद का किला। राजधानियां बनी 3, वो राजधानी नहीं बनी। छोटी छोटी बातें हैं। अकबर की पहली राजधानी आगरा, दूसरी उसने बसाई फतेहपुर सीकरी। उसको मजबूरी में जाना पड़ा क्योंकि उसने अभियान कहाँ किए थे? काबुल, कंधार, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान। तो कहाँ रहकर किए? लाहौर में। लेकिन किला एक और बनवाया, इलाहाबाद, जो सबसे बड़ा किला इन किलों में, ये याद रखना। अब आइए यहाँ, कोई बड़ा निर्माण नहीं। सबसे पहली बात, लाल किला क्यों कहते हैं? क्योंकि किससे बना हुआ है? लाल फुट, आग जैसे चमकते हैं। 100 फुट ऊंची दीवारें हैं लगभग, बहुत ऊंची दीवारें, और यूं गोलाई लिए हुए हैं कि आप उनके ऊपर चढ़कर सीधे अंदर नहीं जा सकते, इतनी शानदार। अब अबुल फजल कहता है कि बादशाह अपने विचारों को मूर्त रूप देते हैं, शक्ल बनाते हैं, और उसको ईंट और गारे का जामा पहनाते हैं। और वो कहता है अबुल फजल कि इस आगरा में अकबर ने कितनी इमारतें बनवाई? 500, लेकिन उन 500 में 2 ही बची। कुछ एक को तो शाहजहां ने तोड़वा दिया, संगमरमर का बनवा दिया, और उसमें भी जो संगमरमर की बनी हुई है तोड़वा कर, वो 2 ही बची हैं। अब ये याद रखना, आगरा में लाल किले में अबुल फजल के अनुसार बादशाह ने कितनी इमारतें बनवाई? 500, जिसमें 2 ही बची हैं जो आपको पढ़नी है। वही है, एक का नाम है जहांगीरी महल और एक का नाम है अकबरी महल, ये याद रखना है। और अब एक प्रश्न, वो रीड के लिए तो नहीं पर आपके लिए जरूर। देखो, एक जगह का नाम सब सुनते हो, ग्वालियर। और अगर कहा जाए बड़े किलों में से एक किला, तो ग्वालियर का किला है। सबसे ज्यादा किले हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में है, और वहीं मजबूत और बड़े किलों में नाम आता है ग्वालियर के किले का। और ग्वालियर के किले की नकल जिसमें उतारी गई वो इसमें है। और ये ग्वालियर का किला जिसकी नकल उतारी वो बनाने वाला था ग्वालियर का मानसिंह, ये याद रखना। आपको कैसे पढ़ना है? आगरा के निर्माण में ये शेष बचा है जहांगीरी महल, अकबरी महल। जहांगीरी महल जिसके डिजाइन पर बना है, ग्वालियर के मानसिंह के किले की नकल पर बना, इतना याद रखना। अब यहाँ आ जाइए, ये है कहानी। अब इसकी अकबर की सारी कहानी यहीं बयान होती है, यहीं से खत्म हो जाती है, यहीं शुरू होती है। अब दोबारा बात करूं, इसकी कहानी थोड़ी सुन ले पहले। वो ये है, अकबर ने क्या किया, जब उसकी पत्नी मरियम उजमानी गर्भवती थी, उनको किसकी कुटिया में सेवा के लिए भेज दिया गया? शेख सलीम चिश्ती, जो आगरा से 36 किलोमीटर 23 मील दूर सीकरी नाम की पहाड़ी पर रहते थे। वहीं उसके बेटा हुआ। शेख की आशीर्वाद से शेखू बाबा, और सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम। ये बात हमें पता कहां से चली? जहांगीर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है, तुजू के जहांगीर। मोहम्मद खान ने फिर पूरा किया, मोहम्मद हादी ने फिर उसको बढ़ाया। उसमें वो लिखता है, क्योंकि मेरा यहाँ जन्म हुआ था, इसलिए मेरे आबा ने इस सीकरी नाम की पहाड़ी को, चिश्ती की छोटे से आश्रम को बहुत ही सुंदर नगर में बदल दिया। और इतनी जल्दी ये काम हुआ कि बात ही छोड़ दो। जैसे आगरा का किला 1556 से 63 के बीच में 8 सालों में, 7 लो तो 7, अगर दोनों गिनो तो 8 सालों में 35 लाख रुपए लगाकर दिन भर 10-15 हजार लोग उसमें डेली काम करते, कुशल कारीगर, और वो बनकर तैयार हुआ। अभी ये बन ही रहा था, अभी इसमें काम चल ही रहा था कि अकबर ने एक और किले की नींव रख दी, जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी। सीकरी की पहाड़ी। तब मुझे बात याद आ गई, मैं बता दूं, बाद में अकबर ने इसको छोड़ क्यों दिया? पानी की प्रॉब्लम थी, पानी की कमी होती थी, पानी के सोर्सेज वहां नहीं थे, इसलिए फतेहपुर सीकरी उजड़ गया। और लॉर्ड कर्जन ने फतेहपुर सीकरी के सलीम चिश्ती के मकबरे की दोबारा मरम्मत भी करवाई थी बाद में। तो अब बात ये, फतेहपुर सीकरी 1569 में किसी विजय की स्मृति में नहीं, 1569 में जन्म किसका हुआ था? सलीम का। 1562 में मरियम उजमानी हरखा बाई का विवाह किससे हुआ? अकबर से, और उसकी कोख से पैदा हुआ सलीम।
जिस समय पैदा हुआ उसकी याद में नींव रखी गई एक नगर की, जो अलग अलग विवादों की बात है। 1571 में उसका नाम दिया गया। गुजरात विजय की याद में उसको नाम रखा गया फतेह का शहर, फतेहपुर। लेकिन वो सीकरी की पहाड़ी पर था, इसलिए आम जनता उसे किस नाम से बोलने लगी? फतेहपुर सीकरी। बनना शुरू हुआ 1569 में, 71 में नाम दिया गया, 75 में राजधानी वहां शिफ्ट कर दी गई। और अब जो अकबर ने यहाँ बनवाया है उसको थोड़ा समझना है, कुछ मुश्किल नहीं। दो ही निर्माण आपने पढ़ने, आगरा का तो पढ़ लिया, फिर बचा हुआ है फतेहपुर सीकरी का है। अब ये सीकरी में पहले दो निर्माण, दीवान आम, दूसरा दीवान खास। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, यहाँ एक बात कहते हैं, अकबर जहां बैठता था वो सिंहासन कैसा था? एक दीवान आम। पहले तो ये बात, जहां बैठकर राजा न्याय करते थे, ये याद रखना। कोई बृहस्पतिवार को, कोई बुधवार को। तो यहाँ ध्यान रहे, एक पिलर है, पिलर के ऊपर एक कमल के फूल की पत्थर की आकृति बनी है, उसके ऊपर सिंहासन बना है गोल, और सिंहासन के चारों ओर ऐसे रास्ते निकलते हैं जो महल की बालकनियों में जाते हैं, ऊपर की मंजिल पे सीधे। कभी किला देखा हो तो आपको यूं देखेंगे, झरोखे से बने होते हैं, और ऐसे एक पिलर हो जैसे कमल का फूल खिला हुआ है, और उसके ऊपर सिंहासन में राजा बैठा है। चार रास्ते निकलते हैं, तीन रास्ते, और एक तरफ उसके दरबार के लोग उसके नीचे बैठते हैं। तो इतना शानदार वो कहाँ था? दीवान आम में, बहुत ही सुंदर। लेकिन अब बात, दीवान खास में गुप्त मंत्रणाएं होती थी। कहते हैं अकबर का इबादत खाना यही है। एक ही किताब में मुझे मिला लिखा हुआ, पीडी महाजन कहते हैं कि अकबर का इबादत खाना आज का दीवाने खास ही है, जहां हर बृहस्पतिवार को धार्मिक चर्चाएं होती थी। शेख, सैयद, उलेमा सब लोग वहां बैठते, बड़े बड़े तर्क कुतर्क करते। और याद हो आपको, अबुल फजल ने लिखा है कि एक दिन उलेमाओं की तलवारें तन गईं, वो एक दूसरे का गला काटने को दौड़े। इससे बादशाह बहुत क्रोधित हुआ, और उसने इबादत खाने के दरवाजे 1578 में सभी धर्मों के लिए खोल दिए। ये वही जगह बताई गई है, दीवान खास। अब अगला निर्माण यहाँ का। अब एक और प्रश्न, आगरा के लाल किले के बाद फतेहपुर सीकरी के किले में सबसे बड़ा निर्माण जो है वो ये है, जोधाबाई का महल, सबसे बड़ी इमारत। और यहाँ बारीक प्रश्न फर्स्ट ग्रेड के लिए ये, इसको बनाने वाले कारीगर कहाँ के थे? गुजरात के। तो इसलिए इसका जिस शैली पर निर्माण हुआ है, जिसकी झलक मिलती है, वो गुजराती शैली है। लेकिन वो ये भी ना पूछे, वो आपको और मूर्ख बनाए। अकबर के फतेहपुर सीकरी में बनी हुई इमारतों में कौन सी ऐसी इमारत है जो पूर्णतया हिंदू शैली की बनी? वो ये भी रख दे, ये भी रख दे, सलीम चिश्ती का मकबरा भी रख दे, और बीच में ये डाल दे। तो गुजरात कहाँ का? हिंदू कारीगरों ने बनाया। कारीगर कहाँ के? गुजरात के। तो शैली कौन सी झलकती है? गुजराती। और आगरा के फतेहपुर सीकरी के सबसे निर्माणों में बड़ा निर्माण जोधाबाई का महल, ये याद रखना। ये हो गया। अब सीधा सीधा वहां पर ये भी है, मरियम उजमानी का मकबरा, मरियम उजमानी का महल। एक है वहां पर बीरबल महल, एक है वहां पर पंचमहल। और अब जो लिख रहा हूं ये पेपर के लिए मौजूद, बाकी तो ऐसे फॉर्मेलिटी थी, इन तीनों से कुछ नहीं आने वाला। वहीं से, और वहीं से भी नहीं, यहां से ये तुर्की सुल्ताना की कोठी। ये भी पेपर में यूं नहीं आएगा कि तुर्की सुल्ताना की कोठी कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में, वो कोई बात नहीं। लेकिन बात ये, अब एक नाम लिखना, लिखा तो हर जगह मिलेगा आपको किताबों में, पर्सी ब्राउन, बहुत बड़ा नाम। पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्ताना की कोठी को मुगल कालीन स्थापत्य कला का रत्न या मोती कहा है। बहुत सुंदर निर्माण। पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्ताना की कोठी को मुगल कालीन स्थापत्य कला का रत्न, ऑब्लिक करके लिखना मोती, कहा है। दोनों अलग अलग बातें मिलती हैं, मतलब एक ही। दोबारा दोहरा रहा हूं, पर्सी ब्राउन ने फतेहपुर सीकरी में बने हुए तुर्की सुल्ताना की कोठी के निर्माण को मुगल कालीन स्थापत्य कला का मोती कहा है। अब मुझे याद आ गई बात, बहुत बड़ा प्रश्न है ये। मुगल कालीन कला को, कला का ग्रीष्म काल कहते हैं। जब आप इसको शुरू में पढ़ोगे तो ये भी पढ़ना, ग्रीष्म काल क्यों? जो उर्वरा का प्रतीक है, चमक और रोशनी का प्रतीक है,
मुगल कालीन स्थापत्य कला को कला का ग्रीष्म काल कहते हैं। सीधी सीधी लाइनें हैं ये पेपर में आ रही। ग्रीष्म काल वाला प्रश्न तो बहुत ऊंचे ऊंचे कंपटीशन में आता रहा। सल्तनत के काल को नहीं, मुगल काल। ग्रीष्म काल क्यों? रोशनी और उर्वरा का प्रतीक है। अब बात एक तो ये हो गया। अब जहां से पेपर आने वाला, एक तो ये बात की स्टेटमेंट एक ही है। वहां पर एक और चीज बनी हुई है फतेहपुर सीकरी में, जामा मस्जिद। कौन सी? अभी देखो, जामा मस्जिद दिल्ली में भी है, जामा मस्जिद आगरा के लाल किले में भी है, जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में भी है, दीवाने आम दीवाने खास आगरा में भी है, दीवाने आम दीवाने खास फतेहपुर सीकरी में भी है, दीवाने आम दीवाने खास दिल्ली में भी है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, एक एक को क्लियर करेंगे। जब जाऊंगा तो फिर एक बार इनका चार्ट बना जाऊंगा। तभी ये हम कहाँ पढ़ रहे हैं? अब ध्यान ये रख लेना, दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां, फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद अकबर, और आगरा की जामा मस्जिद, अब यहाँ गड़बड़ हो जाती है क्योंकि राजधानी वो अकबर की भी रही है। तो शाहजहां की बेटी जहां आरा ने आगरा की जामा मस्जिद का डिजाइन तैयार किया। याद रहे, दिल्ली के चांदनी चौक का डिजाइन भी जहां आरा ने ही तैयार किया, जो आज जो बना हुआ है। उस पर बात अभी शाहजहां आने वाला है, इसलिए बात हो जाएगी। अभी बात ये, फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद पेपर में नहीं आएगा, ये प्रश्न में ये आएगा, फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद को फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाता है। यह है प्रश्न, फतेहपुर सीकरी का गौरव। जामा मस्जिद कहाँ की? फतेहपुर सीकरी की। और एक बात और जहां याद रहे, वो ये फर्ग्यूसन। अब एक विद्वान का नाम फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन ने जामा मस्जिद को पत्थर में फर्ग्यूसन महोदय ने जामा मस्जिद को पत्थर में रूमानी कथा कहा है। और एक लाइन और, डॉक्टर विंसेंट स्मिथ ने फतेहपुर सीकरी को पत्थर में ढाला गया रोमांस भी कहा है। फतेहपुर सीकरी को स्मिथ ने पत्थर में ढाला गया रोमांस भी कहा है। बस बोली हुई बात याद रह जाएगी। बाकी ये सारी चीजें आपके, जो मटेरियल आपके पास है वो इसके बिना तो अधूरा है। लिखा जरूर मिलेगा, पर हम जिन बातों को थोड़ा ज्यादा महत्व नहीं देते, मैं उन पे बस महत्व दे रहा हूँ। बात इतनी है, जामा मस्जिद मान लो ये बनी, ये जामा मस्जिद है। आप उसका यूं भी कह सकते हो, उसका दक्षिणी दरवाजा यूं भी कह सकते हो, या यूं कह सकते हो जामा मस्जिद के ठीक पिछवाड़े में एक दरवाजा बना है जिसको दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा कहते हैं, बुलंद दरवाजा। ये भी याद रखना है। बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद के दक्षिणी गेट का काम भी करता है, और बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा भी है, जो मीटरों में गिनो तो 53 मीटर है, फीट में गिनो तो 176 फीट है। लेकिन थोड़ी और गड़बड़, जैसे आपने कभी फिल्मों में देखा हो, तो जैसे वो कोर्ट में जाते हैं तो ऐसे बहुत लंबी चौड़ी सीढ़ियां सी होती हैं जहां चढ़ते हैं और फिर एक बिल्डिंग में घुसते हैं, तो जमीन से तो ऊंची हो गई। इस तरह से सीढ़ियां हैं, और फिर उसके ऊपर 4 दरवाजे, चारों दिशाओं में दरवाजे, अर्ध गुंबदाकार। तो उसमें क्या है, जमीन से तो उसकी ऊंचाई है 176 फीट, दरवाजे की ऊंचाई है 134 फीट, मीटरों में आ जाए तो ये उत्तर है 53 मीटर। लेकिन प्रश्न ये नहीं, किसकी याद में बना स्मारक है ये, किस विजय का स्मारक है? जैसे विजय स्तंभ है, गुजरात विजय का स्मारक है बुलंद दरवाजा, जो जब बना 1602। याद रहे, इसी साल वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या भी कर दी थी, तो ये भी याद रखना। गुजरात विजय की स्मृति, गुजरात विजय तो 1571 में कर ली गई थी, 72 में पूरी कर ली गई थी, और
लेकिन ये जब बनकर पूरा हुआ तो 1602 आ गया था। तो अब याद रहे, फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण हमने भी पढ़ा है, ये एक तरफ है सारा, दोबारा दोहरा रहा हूँ। फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम, दीवाने खास, बिरबल महल, जोधाबाई का महल, पंच महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, मरियम मुजमानी का महल, लेकिन तुर्की सुल्ताना की कोठी को मुगल स्थापत्य कला का मोती कहा है। वहीं पर जामा मस्जिद है, फतेहपुर सीकरी का गौरव है। और याद रहे, फतेहपुर सीकरी को पत्थर में ढाला गया रोमांस भी कहा है, जामा मस्जिद को पत्थर में रोमानी कथा भी कहा गया है। और अगली बात, जामा मस्जिद का ही दक्षिणी दरवाजा बुलंद दरवाजा कहलाता है, 1602 में बनकर तैयार हुआ, गुजरात विजय की स्मृति में तैयार हुआ। और बुलंद दरवाजे के ऊपर एक लेख लिखा है, ये दुनिया एक पुल है, यहाँ से गुजर जाओ, यहाँ ठहरो मत, जो एक बार ठहर गया वो हमेशा के लिए ठहर गया। कुछ भी पालो दुनिया में, कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए अपना जीवन यहाँ ठहरने में मत लगाओ, उस अल्लाह की याद में लगाओ। बुलंद दरवाजे के ऊपर एक शिलापट्टिका पर लेख लिखा है, बहुत ही सुंदर। और अब बात ये, बड़ा प्रश्न, बुलंद दरवाजे के बाहर लिखा है ये दुनिया एक पुल है। आप सारा नहीं याद रख सकते तो ये इससे पता लग जाएगा, दुनिया एक पुल है, यहाँ ठहरो नहीं, निकल जाओ। अगर एक बार ठहर गए तो हमेशा के लिए भी ठहर सकते हो, लेकिन ठहराव नहीं, यहाँ आप अपना जीवन अल्लाह की याद में बिताओ, कुछ साथ नहीं जाएगा। क्यों लिखा हुआ है, मिलता जुलता सा लिखा, कुछ साथ नहीं जाएगा, अल्लाह को याद रखो। अब बात ये, दो नाम, आगरा के लाल किले का डिजाइन कासिम खान ने तैयार किया। आगरा का डिजाइन लाल किले का कासिम खान ने तैयार किया था, और फतेहपुर सीकरी का खाका डिजाइन बहाउद्दीन ने तैयार किया था। वैसे लिखा मिल जाएगा, सारा है आपके यहाँ किताबों में लिखा हुआ, जो चीज़ नहीं होगी मैं अपने आप बोल दूंगा, मैंने सारी गाइडें देखी। तो बहाउद्दीन फतेहपुर सीकरी, कासिम खां आगरा, मीरख मिर्जा ग्यास हुमायूं का मकबरा। अब ये तो हुआ अकबर का काल, दो किले सीधे याद रखने, लाहौर बनवाया और इलाहाबाद बनवाया, निर्माण सारा फतेहपुर सीकरी। लेकिन फतेहपुर सीकरी में एक चीज और है अभी, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा और उसके पोते इस्लाम खां का भी मकबरा। और एक बात और बता दूं, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जब आप बुलंद दरवाजे से आगे जाते हैं तो दाहिनी ओर जामा मस्जिद के ही प्रांगण में बना हुआ। अगर किसी ने देखा हो, मैंने तो सिर्फ किताब में पढ़ा कि जामा मस्जिद के प्रांगण में जब आप बुलंद दरवाजे से निकलते हैं अंदर जाते हैं तो वहीं बना हुआ है। और एक कहानी आपको याद बता दूं, आगरा के लाल किले में एक अमर सिंह फाटक है, आदम ने जिक्र किया था। एक दिन जब हम जसवंत सिंह को पढ़ रहे थे, औरंगजेब के काल में गज सिंह के 3 बेटे, अमर सिंह को गद्दी नहीं मिली। जीके में पढ़ते हैं मतीरे रीराड़, खिलवा गांव, जोखड़िया गांव, बीकानेर के करण सिंह और नागौर के परगने के मालिक अमर सिंह में हुआ, मारवाड़ का लड़का था वो। और एक दिन वो शाहजहां के दरबार से लड़ाई हो गई, सलावत खां को उसने मार दिया। जब वहां से कूदा, जिस दरवाजे से कूदा उसका नाम ही पड़ गया अमर सिंह फाटक। और वो अमर सिंह फाटक वही दरवाजा है जो आगरे के लाल किले में है, शाहजहां के काल में बना। वो जगह बनी हुई थी, पहले नाम पड़ गया, और आजकल जब दर्शक लोग उसे देखने जाते हैं तो उसी फाटक से ही शुरू करते हैं किले को देखना, जो लाल किले में है, अमर सिंह फाटक। अब बात ये, अब फिर बहुत बड़े प्रश्न, ज्यादा निर्माण तो नहीं पर प्रश्न बहुत है। अकबर का मकबरा है कहाँ, जो उसके बेटे जहांगीर ने बनवाया, आगरा में, और जगह का नाम है सिकंदरा, ये याद रखना। हुमायूं का मकबरा हमने पढ़ लिया, दिल्ली, बाबर का काबुल, और जहांगीर का शहादरा, ये याद रखना, जो लाहौर में है। ये आगरा में है, ये लाहौर में है। और अब आ गया शाहजहां। शाहजहां तो मकबरा क्या है, शाहजहां तो बेचारा ताजमहल के पीछे दफन किया गया है, तो है वो भी कहाँ, आगरा में। और बचा औरंगजेब, जो अगर सीधा कहो तो औरंगाबाद, और अगर शुद्ध नाम लो जो मैंने क्लास में लिया, दौलताबाद। जैम उल हक की दरगाह में वहीं उसे दफनाया गया है, उसी अहाते में। जैम उल हक सूफी शेख थे, उनकी दरगाह में दौलताबाद से 4 मील दूर वहां दफनाया गया। अब बात, अकबर का मकबरा जिसके काल में बना वो अकबर नहीं है, वो है जहांगीर, याद रहे। और अब बात एक और, जहांगीर के काल का
सबसे सुंदर निर्माण, जो पहली पूर्ण संगमरमर की भी इमारत है, मुगल काल की पहली पूर्ण संगमरमर की इमारत जिसको कहा जाता है, ये प्रश्न आता है पेपर में, ये पिछले बार आया भी है पेपर में, एतमाउ दौला का मकबरा, जिसको आप ये भी कहते हो मिर्जा ग्यास बेग का मकबरा। लेकिन बात ये तो सब जानते हो, और अब हिस्ट्री पढ़ने वाला स्टूडेंट ये भी ना जाने तो हो नहीं सकता। पहली बार इसमें पित्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग होती क्या है, ये इटली से आई, रोम से आई पद्धति पित्रा ड्यूरा। सही शुद्ध उत्तर तो यह पत्थर के ऊपर हीरे और जवाहरात की कढ़ाई। हमारे भारत में क्या प्रचलित हो गया, संगमरमर के ऊपर हीरे और जवाहरात की कढ़ाई, क्योंकि पहली बार जिसमें प्रयोग है वो कहाँ की बनी इमारत, किस चीज की बनी है, संगमरमर की। तो उसके ऊपर देखो एक बड़ी बात, एतमाउ दौला उसकी उपाधि थी, मिर्जा ग्यास बेग उसका नाम था, नूरजहां का वो बाप था। तो पहला सवाल ये, जहांगीर के काल में बनवाया जहांगीर ने नहीं, बनवाने वाली जहांगीर की पत्नी नूरजहां, याद रहे, आगरा में निर्माण है एतमाउ दौला। लेकिन बात ये निर्माण लाहौर में भी हो सकता था जहां वो कैद रही। लेकिन अब याद रहे, बात जोड़ो, माँ मर गई नूरजहां की 1621 में, पिता मर गया 1622 में, तो तब तक तो सत्ता किसके पास थी, नूरजहां के पास थी। तब नूरजहां शासन कहाँ से कर रही थी, आगरा से कर रही। तो अपने पिता का मकबरा कहाँ बना, आगरा में बना। तो आगरा के मकबरे में जो एतमाउ दौला का मकबरा बना है, दीवारों पर बेल बूटे मनुष्यों के चित्र, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुरान में इनके चित्र बनाने की मनाही है, फिर भी बने हुए हैं, इसीलिए अपने आप में अद्वितीय है। और आभूषणों की पच्चीकारी चिपकाए हुए कशीदाकारी की गई, किस पर, पत्थरों के ऊपर, इसको कहते हैं पित्रा ड्यूरा। लेकिन याद रहे, इसको आभूषणों का बक्सा भी कहते हैं, मुगल काल का आभूषण बक्सा। कौन सा मकबरा, एतमाउ दौला का मकबरा, पहला पित्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग। और लेकिन विवाद के रूप में हम पढ़ते हैं कि पहला पित्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग इससे पहले राजस्थान में उदयपुर के गोल मंडल में भी मिलता है। ये भला क्या है, कहीं वर्णन तो नहीं मिला, पर एक अपवाद के रूप में अगर पढ़ लिया जाए कि पित्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग मुगल काल में तो पहली बार मिर्जा ग्यास बेग के मकबरे में, अपवाद के रूप में इसका प्रयोग पहला राजस्थान में उदयपुर में गोल मंडल में ईस्वी सन का 1600, यह याद रखना। अब बात आती है कि इसके काल में एक कब्र और बनी, अनारकली की कब्र, वो जहांगीर ने बनवाई, लाहौर में बनवाई। एकमात्र विलियम फिंच जिसने एक स्टेटमेंट दिया है, उसी ने उल्लेख किया है उसका। वो कहता है कि जहांगीर कहता था कि अगर मैं जीते जी अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार और देख लेता तो कयामत के दिन तक खुदा को धन्यवाद देता। और लाहौर में उसने अपने प्रेयसी का मकबरा बनवाया, ये याद रहे। और अब एक बात और, जहांगीर के काल की इमारतें तो इतनी ही हैं, लेकिन इसके बाद हम बात यहीं से शुरू करेंगे कि जहांगीर का खुद का मकबरा कहाँ है, शाहदरा में। ये शाहजहां के काल में नहीं, वो गद्दी पर बैठा होगा, इसको भी बनाने में रोल किसका है, नूरजहां का। तो इसका मतलब नूरजहां कैद कहाँ थी, वो कैद काई की थी, जी बस यहीं रही थी पेंशन लेकर। तो ये फिर मकबरा भी कहाँ बना हुआ है, शाहदरा में। और ये भी याद रहे, ये मरा कहाँ पर था जहांगीर, इस स्थान पर, भीमवार में 1627 में। तब ये हो गया जहांगीर। अब एक नाम, बहुत प्रसिद्ध नाम, शाहजहां। इससे पहले कि मैं शाहजहां को शुरू करूं, पर्सी ब्राउन की 2 लाइनें कि जिस तरह से रोम को ऑगस्टस ने ईंटों से बना हुआ पाया और उसे तुड़वाकर संगमरमर का बनवा दिया, उसी तरह से शाहजहां ऐसा राजकुमार था जिसने मुगल साम्राज्य को ईंटों से बना हुआ पाया और तुड़वाकर संगमरमर का बनवा दिया। तो उसके काल का जो निर्माण है वो 2 जगह है, एक तो आगरा में है, एक है दिल्ली में। तो आगरा में तो अगर आप लोगों से कोई पूछे शाहजहां के काल का सबसे सुंदर निर्माण, तो ताजमहल नहीं कहोगे। एक नाम लिखूंगा अभी, वो बीच में लिख रहा हूं, मोती मस्जिद, चलो ये भी लिख देते हैं, ताजमहल। लेकिन एक प्रश्न ये, दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, बीच में एक चीज और जोड़ रहा हूं, मुसम्मन बुर्ज, जिसको ये नाम भी देते हैं शाह बुर्ज।
वैसे तो अंगूरी मस्जिद, मच्छी भवन, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। शीश महल जो बाथरूम था शाहजहां का, जिसमें छत पर बहुत शीशे लगे थे, शीश महल। पर अब ये नाम, ये थोड़ा ध्यान रखना, आगरा में जो बना है दीवाने आम, दीवाने खास, मुसम्मन बुर्ज, मोती मस्जिद, ताजमहल, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस फ़र्क क्या पकड़ना है, आगरा का दीवाने आम दीवाने खास किसने बनवाया? शाहजहां। फतेहपुर सीकरी के दीवाने आम दीवाने खास को किसने बनवाया? अकबर ने। और दिल्ली के भी दीवाने आम दीवाने खास को बनवाने वाला शाहजहां। बस 2 बार शाहजहां दीवाने खास में, पर फतेहपुर सीकरी को याद रखो, उसमें जो बनाया वो किसने बनवाया? तो फिर बचे हुए दीवाने आम और दीवाने खास दोनों ही किसके? लेकिन यहाँ याद रहे, आगरा के लाल किले में अकबर ने भी जो दीवाने आम और दीवाने खास फतेहपुर सीकरी में बनवाया, मिलता जुलता सा है, लेकिन पेपर में जो आता है आगरा का वो शाहजहां का है और फतेहपुर सीकरी अकबर का है, और दिल्ली वाला शाहजहानाबाद के किले में है। पर उसमें क्या आता है पेपर में? सीधा कोई नहीं पूछता, दीवाने आम दीवाने खास से प्रश्न आज तक नहीं आया। लेकिन जो प्रश्न बनता है, ये जो दीवाने आम है, यहाँ बैठकर राजा न्याय करता, ये बात हमने पढ़ी है, और यहीं उसका रखा जाता था। तो उसका मतलब होता है मोर। किस भाषा में? अरबी भाषा में। याद हो, कोहिनूर हीरा भी इसी सिंहासन में जड़ा हुआ था, और एक किताब तो कहती है लाख मन हीरे उसके सिंहासन तक पहुंचने के लिए रेलिंग में भी लगे थे, सिंहासन पर भी लगे थे, और बहुत ऊंचा सिंहासन सुंदर बना हुआ था। और इसको बनाने वाला व्यक्ति था बेबादल खां। ये है बात। और अरबी में मोर को कहते हैं ताउस, इसलिए इसका नाम रख दिया तख्त ए ताउस, मयूर सिंहासन, जो बनाने वाला बेबादल खां। लेकिन इसको नादिर शाह भारत से लूट कर ले गया 1739 में। जब नादिर शाह इसे ले गया, अब ये कहाँ है? तेहरान में, तेहरान के ग्लेस्टोन नगर में पड़ा है, वहां सुरक्षित है। जो यहाँ नहीं पहुंचा, उस समय उनके हिस्से में था वो। अब बात यहाँ याद रहे, संसार का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी इसमें लगा था। लेकिन अब बात फिर यहाँ पूरी करूं, पहले दिल्ली में भी एक और लिख दूं मैं, दीवाने आम दीवाने खास। याद रहे, दोनों को बराबर पढ़ लें। पहले, जब राजधानी आगरा थी तो तख्ते ताउस कहाँ था? आगरा में कौन सी जगह? दीवाने आम में। जब राजधानी दिल्ली हो गई तो वहां भी कौन सी जगह रखा गया? दीवाने आम में। लेकिन दीवाने खास अगर पढ़ना हो तो दिल्ली का पढ़ना, दिल्ली का दीवाने खास, जिसकी छत चांदी की बनी है, चांदी लगी है उसमें, और उसकी दीवार पर एक लेख लिखा है, गर फिरदौसी बर रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अर्थात धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है। वो कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ के? ये याद रखनी है बात, खास इमारत को। लेकिन सिंहासन जहाँ रखा जाता था दोनों ही दीवाने आम में। यहाँ भी तख्ते ताउस, जब राजधानी बन गई दिल्ली तो यहाँ भी तख्ते ताउस, बनाने वाला बेबादल खां। अब बात ये, अब आगे बढ़ते हैं मुसम्मन बुर्ज, जिसे शाह बुर्ज भी कहते हैं, जहाँ कैद रहा था शाहजहां 8 साल, और वहीं से ताजमहल सामने दिखता है, और वहीं पर इसने जान दी थी, और इसके पास जहां आरा इसके अंतिम समय थी। कहाँ कैद था ये? मुसम्मन बुर्ज में। और अब बात मोती मस्जिद। मस्जिद ही है सीधी, लेकिन निर्माण बहुत सुंदर है। ये क्या है? एक जैसे चारों ओर भवन बने हैं, उसके बीच में सफेद रंग की बहुत संगमरमर की बनी मोती मस्जिद, मोती की तरह ही चमकती है, बीच में एक मनके की तरह, इसलिए इसका नाम रख दिया मोती मस्जिद। सबसे सुंदर निर्माण। लेकिन बात तो ये रह गई ताजमहल। अब बात ये, कब मरी मुमताज? 1631। कहाँ मरी? बुरहानपुर में। 14वीं संतान को जन्म देते हुए 7 मर गई, 7 जिंदा रही, 3 लड़कियां 4 लड़के। और 31 में ही उसने क्या किया? इसके निर्माण की नींव रख दी ताजमहल की, और बनकर पूरा हुआ 1653 में। कितने साल लगे? 22। कितने फीट ऊंचे चबूतरे पर है? 22। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार 50 लाख रुपया लगा। अन्य सारे लोगों के हिसाब इसमें कितना रुपया लगा? 9 करोड़। एक तो ये याद रखना, ये सीधी बात। दोबारा बता रहा हूं सारी बात। मुमताज अर्जुमंद बानो बेगम की याद में
जब उसकी मौत हुई 1631 में, शाहजहां ने एक इमारत की नींव रखी, कब्र की नींव रखी, जो दुनिया का आज आश्चर्य है, ताजमहल। अब 1631 में नींव रखी, 22 साल में पूरा हुआ, 22 फीट ऊंचे चबूतरे पर है, 50 लाख रुपए आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार और 9 करोड़ रुपए अन्य लोगों के अनुसार 22 सालों में बनकर पूरा हुआ। और ये एक बात जोड़ दूं, मिस्टर हेवेल, एक हमारे बहुत बड़े कला मर्मज्ञ हैं हेवेल, जिन्होंने ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा भी कहा है। हेवेल महोदय ने ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा भी कहा है। और इसका डिजाइन बनाने वाले व्यक्ति का नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, ये याद रखना। और जो इसका मिस्त्री था उस्ताद ईसा खां, जिसने इसमें गुंबद बनाया था मोहम्मद आफरीदी। बहुत सुंदर, 3 नाम याद रखने हैं। उस्ताद अहमद लाहौरी जिसने नक्शा बनाया, ईसा खां जिससे इसका मिस्त्री था। और एक अपवाद कि कहा जाता है कि इसको बनाने वाला व्यक्ति इटली का जेरोनिमो वेरोनियो था, लेकिन आज इस मत से कोई भी विद्वान सहमत नहीं है, सिर्फ नाम ही आता है, लेकिन ये इस पर विवाद नहीं है। उस्ताद अहमद लाहौरी डिजाइन, ईसा खां मिस्त्री, गुंबद बनाने वाला मोहम्मद आफरीदी, मोहम्मद गयासुद्दीन आफरीदी नाम था इसका। लेकिन अब बात ये, ताजमहल तो बन गया। अब जैसे ही ताजमहल पूरा हो गया, अब यहाँ लौट आइए दिल्ली में। दिल्ली में 1638 में एक नगर की नींव रखी गई, जो 10 सालों में 1648 में बनकर पूरा हुआ, जिसका नाम उसने अपने नाम पर ही रखा, शाहजहानाबाद, दिल्ली का 7वां शहर। शाहजहानाबाद शाहजहां ने बनवाया, 38 में नींव रखी, 48 में बनकर पूरा हुआ। इसी शाहजहानाबाद को डिजाइन देने वाले 2 लोग थे, एक का नाम हमीद और एक का नाम अहमद। हमीद और अहमद। और इसी शाहजहानाबाद में एक इमारत बनी है जो हमारे देश का बहुत बड़ा भव्यता का प्रतीक है, हमारी शान का प्रतीक है, लाल किला। यमुना नदी के किनारे बना है ये भी, और ताजमहल भी किस नदी के किनारे है? यमुना के किनारे। दोनों यमुना के तट पर हैं, लाल किला भी और ताजमहल भी। तो हमीद और अहमद ने बनाया शाहजहानाबाद, और उसमें एक इमारत है लाल किला, लाल पत्थरों से बनी है इसलिए लाल किला। और ये बनकर जब पूरा हुआ, ये 10 साल 38 से 48। तब आपसे प्रश्न कर लिया जाए, शाहजहां ने आगरा से राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित की? जब वो बनकर पूरा हुआ तभी तो करी, 1648। तो अब ये तो हुआ शाहजहां का बड़ा निर्माण, और बाकी बात में वहां कर गया, दीवाने आम और दीवाने खास वहां भी है। एक शाहजहां ने जामा मस्जिद भी बनवाई है दिल्ली में, और एक फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद अकबर ने, और आगरा की जामा मस्जिद शाहजहां की बेटी जहां आरा ने। दिल्ली का चांदनी चौक जिसमें 1675 में गुरु तेग बहादुर जी को यातनाएं देकर मारा गया, उसका डिजाइन भी तैयार जहां आरा ने किया। अब बात शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहते हैं, लेकिन शाहजहां के काल को स्वर्ण युग के रूप में मानने में आपत्ति है डॉक्टर विंसेंट स्मिथ को, ये याद रखना। अब एक और नाम, सिर्फ औरंगजेब, और एक ही निर्माण, लेकिन एक नाम बहुत बड़ा। पेपर में आजकल वो जो बहुत ऊपर उछल रहा है प्रश्न, वो नहीं आता, पहले वही बात कर दूं। औरंगाबाद में उसने अपनी पत्नी, जिसका नाम था रबिया दुर्रानी, या उसको लोग कहते हैं रबिया बीबी, या उसका एक नाम है बीबी का मकबरा, ये तीनों नाम उसी के हैं। औरंगाबाद में उसकी पत्नी रबिया दुर्रानी, रबिया बीबी, बीबी का मकबरा, दिलरास बानो बेगम जिसका नाम है फारस राजघराने की लड़की, उसकी याद में 1679 में उसने एक मकबरा बनवाया जिसका नाम है बीबी का मकबरा, जिसको ताजमहल की
फुहड़ नकल भी कहते हैं, लेकिन इसको दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं। लेकिन फिर कह दूं, सब कुछ यहीं खत्म नहीं हो जाता औरंगजेब के लिए, जो शेष बचता है पेपर के लिए और कुरेदें, तो यहाँ लौट कर आओ दिल्ली। दिल्ली में एक इमारत बनवाई औरंगजेब ने, जिसका नाम है मोती मस्जिद। अब ये प्रश्न पेपर में आता रहा है, औरंगजेब ने मोती मस्जिद बनवाई दिल्ली में, दिल्ली की मोती मस्जिद बनवाई औरंगजेब ने। ये क्यों? क्योंकि एक मोती मस्जिद कौन बनवा चुका है पहले? शाहजहां। वो कहाँ बनी है? आगरा में। लेकिन ये बनी है दिल्ली में, और औरंगजेब के काल के इन निर्माणों से भी सुंदर है, बहुत सुंदर है। और ये है, लेकिन एक बात, शाहजहानाबाद का किला मुगलों के द्वारा बनवाया गया भारत का अंतिम किला था। शाहजहां के बाद औरंगजेब ने किला नहीं बनवाया, उसको तो लास्ट वाले 26 साल राजधानी में आने ही नसीब नहीं हुआ। तो शाहजहानाबाद मुगल काल का बनाया गया अंतिम किला, किला शब्द याद रखना, इमारत नहीं कह रहा, अंतिम किला। ये मुगलों की स्थापत्य कला थी। देखो समय बहुत लग जाता है इसमें, ये छोटी सी बात है, लेकिन अब आप पढ़ो, पेज तो 2-3 ही है, लेकिन अब इसको थोड़ा याद करने के लिए बस आपको थोड़ा ध्यान देना है।